हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिस भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम लिख दें, हम क्विकली उस पर वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलते वीडियो की तरफ। देखिए, इसमें 1833 का चार्टर अधिनियम है। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं नियमानुसार थी। फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश शासन भारत में केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम लेकर आई थी। अपने अधिकार क्षेत्र बढ़ा रही थी। ब्रिटिश जो शासन था वह नए नए नियम कानून लगाकर, नए नए चार्टर एक्ट लगाकर भारत में और भारत को अपने अधीन ले रही थी। भारत में अपना शासन अधिकार क्षेत्र बढ़ा रही थी। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। बहुत सारे इसमें निर्णायक कदम उठाए गए थे। बहुत सारे यहाँ इस अधिनियम में रूल एंड रेगुलेशन लगाए गए थे। तो इस अधिनियम की विशेषताएं नियमानुसार थी। देखिए, पहली नियमानुसार विशेषताएं क्या है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहले गवर्नर जनरल बंगाल के कहे जाते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल रहता था और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को हटाकर इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। यानी पूरे भारत का वह गवर्नर जनरल था, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इसके अंदर सभी नागरिक की सैन्य शक्तियाँ, सेना की सभी शक्तियाँ इसके अंदर निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। यानी कि ब्रिटिश का संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। और ये वही लॉर्ड विलियम बेंटिंग है जिन्होंने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला पॉइंट, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनके अंदर जो विधायिका संबंधी शक्तियां थी उससे वंचित कर दिया। अगला पॉइंट है, भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार, यानी कि उनकी कोई सीमा नहीं थी, उनका पूरा भारत पर अधिकार था और पूरे भारत पर वे कानून बना सकते थे। पूरे भारत पर उनका अधिकार था गवर्नर जनरल का। फिर इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो पहले बार जो कानून बनाया गया था उसे नियामक कानून कहा गया। और नया कानून जो 1833 लागू हुआ था, तो नया कानून, इसके तहत जो नया कानून बनाया गया था इसे एक्ट या अधिनियम कहा जाता है। इसीलिए इसे 1833 का एक्ट या 1833 का अधिनियम कहा जाता है। अगला पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया है। इसके तहत कंपनी का अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके अधिकारियों के विश्वास के तहत में ही कब्जे में रह गए। तो इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत आई थी दो कारण से। सबसे पहला कारण, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार के मामले में, व्यापार करने के लिए। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे राजनीति करने लगे और प्रशासन करने लगे, पूरा भारत को प्रशासित करने लगे। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार करने की और राजनीतिक या प्रशासन करने की जो शक्ति थी, इसमें व्यापारिक शक्ति को खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में सिर्फ प्रशासित करेगी, भारत में प्रशासन का काम करेगी, व्यापारिक नहीं करेगी, व्यापार का काम नहीं करेगी। तो व्यापारिक गतिविधियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को ब्रिटेन की महारानी ने उसे समाप्त कर दिया गया।
अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया, यह प्रशासन करने का काम करेगी। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके अधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करती थी और उसके बाद जब शासन करती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में भारत के जितने भी क्षेत्र थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने को ख़त्म कर दिया गया, तो वह ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। फिर अगला पॉइंट है चार्टर एक्ट 1833। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले भारत में सिविल सर्विस, जिसे हम आज यूपीएससी एग्ज़ाम बोलते हैं, तो भारत में यूपीएससी का एग्ज़ाम का प्रचलन पहले से ही है, लेकिन इसमें भारतीयों को भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता, लेकिन 1833 के एक्ट के तहत भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसमें विरोध करने लगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो बैठा था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को वहीं समाप्त कर दिया गया। यानी कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन होने वाला था 1833 का चार्टर एक्ट के तहत, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इसे बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसे ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। इसमें मोटा मोटी जो अहम मुद्दे हैं, अहम जो इसमें नियम कानून लगाए गए थे, इसे हम एक वर्ड में बता देते कि इसमें क्या क्या थे। तो सबसे पहले कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1833 का चार्टर एक्ट जो था, इसके पहले 1813 में चार्टर एक्ट आया था, तो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था और 1833 लाया गया था। और 1833 में फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया और इसके बाद डायरेक्ट 1853 आया। तो इसमें पहला पॉइंट है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 20 वर्षों के लिए काम और करेगी, और 20 वर्षों के लिए उनके शासन को बढ़ा दिया गया। फिर दूसरा पॉइंट है कि कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य सिर्फ प्रशासन करना रह गया और राजनीतिक करना, क्योंकि पहले कंपनी 2 कार्य करती थी। पहला राजनीतिक के साथ व्यापार करती थी और व्यापार के साथ साथ राजनीतिक करते हुए प्रशासन भी करती थी। तो व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर दिया गया, कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और कंपनी सिर्फ प्रशासन के काम करेगी। अगला पॉइंट है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी पूरे भारत का वह गवर्नर जनरल पूरे भारत को प्रशासित करेगी। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य पहले भी थे और बाद में भी 4 सदस्य, जो 1833 का चार्टर एक्ट ला गया था, तो इसके चार्टर एक्ट के पहले भी 4 सदस्य थे और 1833 में भी 4 सदस्य था। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया। ये जो चौथा सदस्य था, ये चौथा सदस्य को विधि सदस्य कहा गया, विधि सदस्य का पद दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को विधि सदस्य का पद दिया गया। अगला पॉइंट है 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 में यह चार्टर एक्ट लागू हुआ और 1 साल के बाद लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्य, यानी कि इसमें 4 सदस्य थे, जिसे 4 सदस्य की जो बैठक थी उसे विधि आयोग समिति जो थी उसे विधि आयोग का नाम दिया गया। विधि आयोग का गठन किया गया था जिसका सदस्य थे, अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इसे 1834 में गठित किया गया था। फिर अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल था और भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो थी उसे पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि पूरे भारत को वह प्रशासन का काम करेगी और पूरे भारत में वह कानून बना सकती है। अगला पॉइंट है दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। यानी कि पहले भारत में दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो ये फ्रेंड्स 1833 का चार्टर एक्ट था। इसमें जितने भी मुख्य बातें थी हमने इस वीडियो में बता दी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।